हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चलो जी, आ जाओ, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। अब जरा समझना, ये AVS10 कोड से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे ही बैचेस देख पाओगे कि AVS10 कोड लगाया तो अमन सर का ही बैच दिखेगा। अन अकेडमी पे ना कोई इंडिविजुअल बैच की पेमेंट होती है, ना किसी इंडिविजुअल टीचर की पेमेंट होती है। अन अकेडमी पे पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको, यानी पूरे कंटेंट का एक्सेस मिलता है। अगर आप एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो एसएससी कैटेगरी के अंदर जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? होता क्या है, जनरली अपन XYZ किसी ऐप से मान लो आपने कोर्स परचेज किया, आपको शुरू के 10 दिन बढ़िया लगा, बाद में अच्छा नहीं लगा। मैथ्स में मान लो अरिथमेटिक ठीक लगा, एडवांस ठीक नहीं लगा, तो फिर क्या करोगे? फिर नेक्स्ट बैच से कोर्स परचेज करोगे। ऐसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर ठीक लगी, वोकैब ठीक नहीं लगी, कभी कुछ ठीक लगा, दूसरी चीज ठीक नहीं लगी, तो कितनी बार कोर्स परचेज करोगे? कुछ बातें आ रही हैं समझ में? नहीं तो फिर ऐसे करके भी बार बार फीस देनी पड़ती है। अच्छा, ये ग्रामर का बैच है, ये वोकैब का बैच है, ये प्रैक्टिस का बैच है, ये फलाना का बैच है, ये दिगड़े का बैच है, कितनी बार फीस पेमेंट करोगे? तो भैया, इसका सोल्यूशन है कि आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें आप जो चाहे एजुकेटर से जिस टाइमिंग पे अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हो। अरिथमेटिक एक से पढ़ना है अच्छा लगता है, एडवांस दूसरे एजुकेटर का बढ़िया लगता है तो वैसे पढ़ लो। मतलब आपके पास लिबर्टी रहेगी और आपकी फीस खराब होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। इसके बाद से कितने ही बैचेज आते रहे, एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई। ये हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बारे में आइडिया होगा ही आपको कॉम्बैट के बारे में। मेरा जो बैच आया था बच्चे, वो आया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई को मेरा बैच लॉन्च हुआ था। ऐसा हर हफ्ते कोई बैच नहीं आता मेरा। 22 जुलाई को मेरा बैच आया था, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था मैंने। इसमें 2 क्लासेज हो चुकी हैं प्रोनाउन चैप्टर की। 4 क्लास बेसिक की, 1 क्लास स्ट्रेटजी की और 2 क्लास प्रोनाउन की अभी तक हुई हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पर जो भी ज्वाइन करे, बात ध्यान रखना, पिछली क्लास देखे बिना अगली क्लास कुछ नहीं समझ में आएंगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके अलावा वोकैब का भी बैच चलता है इसके बाद। तो कहने का मतलब, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। थ्योरी का बैच मिल जाएगा, वोकैब का बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा अन अकेडमी पे आपको। AVS10 मेरा कोड है। जो लोग भी मुझसे पढ़े हैं अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। और ये जो कोड है ना भाई, ऐसा नहीं है कि ये डिस्काउंट के लिए सिर्फ एसएससी कैटेगरी में काम करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं आपका कोड रिकमेंड करना तो चाहता हूं, लेकिन एसएससी वाला कोई दोस्त नहीं है मेरा। तो ये कोड जो है, ये बैंक में, रेलवे में, CDS में, UPSC में, नीट में आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम डिस्काउंट के लिए ये कोड कहीं भी किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो। चलो जी, आ जाओ। इसमें बताइए जरा क्या एरर है? हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या एरर है? वी इन इंडिया, हम इंडिया वाले बेसिकली जो इंडिया में रहते हैं, लुक फॉरवर्ड टू करते हैं, मतलब आशा करते हैं कंफर्टेबल और सेटल लाइफ की 21st सेंचुरी में। 21वीं शताब्दी में हम ये चाहते हैं कि बेसिकली क्या है, कंफर्टेबल और सेटल्ड लाइफ मिल जाए अपने को। अब जरा समझना, यहाँ पे ये सेटल तो क्या होती है? वर्ब होती है। ये लाइफ नाउन है। ये जो दोनों वर्ड हैं, ये कंफर्टेबल और एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव की तरह से काम करने चाहिए था लाइफ के लिए। कैसी लाइफ चाहिए? कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और सेटल्ड लाइफ चाहिए। तो यहाँ पे सेटल तो वर्ब होती है ना भैया, आपको एडजेक्टिव चाहिए तो फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा? आपको सेटल्ड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा। आर गुप्ता बच्चे, बार बार मैसेज मत करो।
ठीक है, अब आपकी मर्जी है, जब आपने डिसीजन ले ही लिया है। कायदा क्या होता है, पहले वीडियो देखो फिर नोट्स बनाओ। अब पहले आप नोट्स बनाओगे, फिर वीडियो देखोगे, फिर टीचर को परेशान करोगे मैसेज कर करके, क्या सर मैं सही कर रहा हूं। अब बच्चे आपकी मर्जी है, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे पढ़ लो। ठीक है, मतलब मेन मुद्दा पढ़ने से, आपका जो मन करे वैसे कर लो। हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। मुझे एक बात बताओ, ऑडियंस किसी को रिक्वेस्ट कर रही है कि ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑडियंस को बड़े हम्बल वे के अंदर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑडियंस को बड़े हम्बल वे के अंदर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। होता ना जनरली, ऑडियंस सारी खड़े होकर देखने लग जाती है तो पीछे वालों का नजर ही नहीं आता। ऑडियंस ऑडियंस को बड़े हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अपनी सीट पर बैठे रहें, टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो कि भैया ऑडियंस किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे पैसिव है। यहाँ पे क्या चाहिए, पैसिव चाहिए। तो यहाँ पे पैसिव चाहिए तो आपको बी की फॉर्म प्लस में बी3 चाहिए, हाँ क्या ना। तो यहाँ पे द ऑडियंस, अब ये हम्बली एडवर्ब की तरह से काम करेगा रिक्वेस्टेड के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान देना। अब मुझे यहाँ पे बी की फॉर्म पुट करनी है, मुझे यहाँ पे बी की फॉर्म पुट करनी है, द ऑडियंस डैश हम्बली रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे मुझे बी की फॉर्म पुट करनी है। इसको पैसे बनाने के लिए आर पुट कर लो, वर्ब पुट कर लो। अगर पास्ट में ले जाना चाह रहे हो, क्योंकि पहले पास्ट में, तो वर्ब भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो। यहाँ पे आर भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही ग्रामेटिकली ठीक है। अगर मैं मीनिंग देखूं तो मीनिंग ज्यादा बढ़िया जाएगा आर से, कि ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बैठे रहें, प्रेजेंट की बात करें। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि पहले ये पास्ट में था, रिक्वेस्टेड पहले पास्ट में था, तो बाद में भी पास्ट रखना है, तो मैं वर्ब में जा सकता हूं। तो दोनों को ही जस्टिफाई किया जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आर ही लगाओगे तो ही सही होगा या वर ही लगाओगे तो भी सही होगा। आप दोनों तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि मीनिंग ज्यादा बेहतर आ रहा है, ऑडियंस को हम्बली रिक्वेस्ट किया गया था उनकी सीट में बैठे रहने के लिए, अगर वर लगाओगे तो ये मीनिंग आएगा। ऑडियंस को हम्बली रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सीट पर बैठे रहें, आर लगाओगे तो ये मीनिंग आएगा। मीनिंग आर का बेटर आ रहा है, लेकिन रिक्वेस्टेड पहले से पास्ट में है तो पास्ट ही रखना है, तो वर से लगा दो। ग्रामेटिकली आप दोनों को जस्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एक ट्रिकी पॉइंट, कि ये जो आर या वर पुट होना, ये पुट होना जहां पे स्लैश है वहां पे, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पुट होना ही है, हाँ क्या ना। तो अब इसको ए में मानने के बी में मानने, समझ आया। बहुत बार आपने एसएससी के अंदर भी ऐसा होते हुए देखा होगा कि जहां पे स्लैश होता ना, मिडल पॉइंट होता, वहीं कोई वर्ड पुट होना होता है। तो इसको ए में मानने के बी में मानने। अब इसको उस चीज से कंफ्यूज मत कर लेना जो मैंने आपको पहले एक बार बात बताई, जब एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हो तो बाद वाले पार्ट में करेक्शन करें, वो और चीज थी। मान लो बी में कुछ चेंज कर देने से भी सही हो जाएगा और सी में कुछ चेंज कर दें तो भी सही हो जाएगा, तो सी वाला चेंज करते हैं, वो और चीज है। इसको उससे कंफ्यूज मत हो जाना, वो और चीज है, ये और चीज है। तो ऐसे सरकमस्टांसिस में जब भी ये वाली सिचुएशन बनती है कि जहां पे स्लैश लगता है, जहां पे स्लैश लगता है वहीं कोई चीज पुट होनी होती है, तो मैंने ज्यादातर ये देखा है कि एसएससी वाले जो हैं वो ए को प्रेफर करते हैं। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि एसएससी वाले ए को प्रेफर करते हैं। ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, बस मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि अगर मान लो जहां पे स्लैश लगा हुआ है वहीं कुछ पुट करना पड़ जाए, तो एसएससी वाले अक्सर जो पहला वाला पार्ट होते हैं उसको प्रेफर करते हैं। ये कल को मान लो वो कुछ और प्रेफर कर लें, तो ऐसा नहीं कि मेरे को भाला लेके पहुंच गए कि सर ने तो ये पढ़ाया था। ये कोई ग्रामर का रूल नहीं, खाली मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे स्लैश लगाओ वहीं कुछ पुट करना हो, तो एसएससी वाले अक्सर मैंने पहले वाले पार्ट को प्रेफर करते हुए देखे। ठीक है जी, तो द ऑडियंस वर भी लगा सकते हो, द ऑडियंस आर भी लगा सकते हो। अब अगर मैं इसको ऐसे जस्टिफाई करूं, अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं कि हमने तो वर्ब में ही चेंज किया ना, कोई नया वर्ड थोड़ी लगाया, हमने तो वर्ब में ही चेंज किया ना, कोई नया वर्ड थोड़ी लगाया, तो फिर बी को माना जाना चाहिए। अगर मैं इस नजर से देखूं कि हमने क्या किया है, वर्ब का ही तो पैसिव वर्जन लिखा है, वर्ब का ही तो पैसिव वर्जन लिखा है,
तो एस नजर से देखो तो बी पार्ट को करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हालांकि एसएससी को ऐसा करना चाहिए कि स्लैश की पोजीशन ही ऐसे दे कि बच्चा बेचारा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो ये सोच रहा है कि आर और वर ए पार्ट में आना है, उसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। और अगर बी पार्ट में वो सोचे कि यार मैंने वर्ब भी तो चेंज करी है, कुछ नया वर्ड थोड़ी लगाया है जो ए पार्ट में मैं उसको मानूं, मैंने बस वर्ब की पैसिव वर्जन लिखी है, तो मुझे बी पार्ट प्रेफर करना चाहिए। तो इसमें समझियो मेरे भाई कि ये बेसिकली कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये तो बस स्लैश आ गए तो उसमें इधर पुट करें कि इधर पुट करें वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरे मन से बताऊं, अगर मैं इसको एरर मानूं, अगर मैं मेरे मन से बताऊं और मैं अगर इसको एरर मानूं, तो मैं बी पार्ट के अंदर एरर मानता, क्योंकि आपने खाली वर्ब की वॉइस चेंज करी, वर्ब की वॉइस चेंज करी है, तो मैं इसको मानता बी पार्ट में एरर। चलो जी, इसमें आ जाओ। आर गुप्ता भाई सब बता रखा है, इसी यूट्यूब चैनल पे सब बता रखा है, पिछली वीडियो देख लो, बहुत सारी ऐसी वीडियो डाल रखी है, ग्रामर कैसे करनी है, वोकैब कैसे करनी है, सब बता रखा है, उनको देख लो, प्लीज स्पैम मत किया करो, ठीक है। और ब्लॉक क्यों नहीं हो सकते, 1 मिनट लगता है, वर्ड के इसके नाम के साइड पे क्लिक करना और ब्लॉक हो जाओगे, इस चैनल पे दोबारा ना वीडियो देख पाओगे ना कमेंट कर पाओगे, मर्जी है आपकी, आप अगर चाहते हो तो मैं कर देता हूं, नहीं तो अपना पिछली वीडियोस देख लो। बहुत टुच्चा सा एरर है, बड़ा आसान एरर है। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, मेरी जो यंगर सिस्टर है वो कहीं ज्यादा स्मार्ट है मुझसे। अब यहां पे आप देख रहे हो कि इस तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा, अगर सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, तो मी नहीं आ ही आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। इसमें दो जगह एरर हो गया यार, एक्चुअली ना टाइपिंग एरर है ये, दोज शॉर्ट्स, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे शॉर्ट्स आएगा, ठीक है, ये वाला टाइपिंग एरर है भाई, दोज शॉर्ट्स आएगा, दोज प्लूरल है तो ऑब्वियसली आगे जो नाउन लिखा जाएगा वो भी प्लूरल ही लिखा जाएगा, दोज के बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट्स आएगा, टाइपिंग एरर है ये। मुझे पता था, मैं वही इंतजार कर रहा था, मैंने ये सोचा ऐसा कैसे हो गया कि ये एरर सामने से निकल गया और किसी ने ये नहीं कहा कि मोर स्मार्टर नहीं आएगा क्या सर, मैं वही सोच रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एरर निकल जाए और कोई मोर स्मार्टर ना पूछे। अरे भैया ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाने वाली एडवर्ब मच होती है, ना कि मोर। तो यहाँ पे स्मार्टर लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, और इसकी इंटेंसिटी उठाने वाली है मच, आपने एडवर्ब लिख रखी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मच स्मार्टर, मच स्मार्टर, मच टॉलर, मच वाइजर, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पीओ मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस प्रकार के जो पीपल होते हैं, अक्सर अक्सर तुम्हारे सामने तो अच्छे होते हैं, तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, पीछे से तुम्हारी चुगलियां करते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, ऐसा कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे आर है आपकी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तो एडवर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे नाइस लिखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे एग्जाम में फेल होने का। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किस चीज का। अब ये और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसको बनाऊं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मेरा कि मेरे फेल होने का, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेलिंग, फेल होने का क्वेश्चन किस चीज का नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता किस चीज का, फेल होने का कि मेरा मतलब मी का। तो ऑब्वियस बात है कि सॉ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको फेलिंग को बनाना चाहिए, तो ये नाउन बनेगा, जिरेंड बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अगर ये नाउन की तरह से काम करेगा तो ये प्रोनाउन इसके साथ नहीं आ सकता, फिर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, माई फेलिंग करना पड़ेगा। अरे करे थे इस टाइप वाले एरर, माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा, ये वही टाइप है। इसमें बताओ भाई क्या आएगा। और जो पिछली क्लास में मैंने कहा था ना कि कुछ नया शुरू करेंगे अब, तो जो अनअकैडमी पे क्लास हुआ करती थी उसमें कुछ नया शुरू करने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है, वो अनाउंस कर दूंगा जल्दी। उसमें मैं सोच रहा हूं कि प्लेन टू पैरामाउंट तो सब बच्चों ने करी रखी होती है, तो एक काम करता हूं, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पूरी करा देता हूं उसके अंदर। जो उसके पीछे हर चैप्टर के 50-50 दे रखे हैं और बाद में मिसलिनियस दे रखे हैं, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर शुरू कर देता हूं। सीपीओ के पेपर उसमें बहुत डिस्कस हो गए, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की सीरीज चला रहा हूं उसमें पूरी की। ये तो अनअकैडमी पे कर रहा हूं, और अपने वाले पे इसी यूट्यूब चैनल पे लगभग ये मान लो 15 से 20 दिन बाद जब डिजिटल बोर्ड लगवा लूंगा मैं, 15-20 दिन में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वो काम, लास्ट टू लास्ट 1 महीना, उसके बाद फिर कुछ नया शुरू करेंगे उसमें। तब तक ये अपना ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्री का पेपर हो जाएगा। तो कोई रिवीजन बैच चला दूंगा मेंस के लिए शॉर्ट में, जिसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हर एक चैप्टर के 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा एरर आते हैं, तो उनके लिए कोई रिवीजन बैच टाइप का चला लूंगा। तो ऐसा कुछ सोचा है। वो मैं अनाउंस करके बता दूंगा आपको, ठीक है, वो मैं आपको अनाउंस करके बता दूंगा। चलो जी, इसमें बताओ जरा। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर्स, हर किसी को इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलीजियस, दूसरों के रिलीजियस बिलीव्स की। हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों के रिलीजियस बिलीव्स की, कितनी, जितनी वो खुद के बिलीव्स की करता है। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि हर किसी को इज्जत करनी चाहिए दूसरों के रिलीजियस बिलीव्स की, कितनी, जितनी वो अपने रिलीजन की करता है उतनी इज्जत करनी चाहिए, ठीक। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वन है। तो जब सब्जेक्ट वन है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाते हो, हिज लगाते हो कि वंस लगाते हो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाते हो, हिज लगाते हो कि वंस लगाते हो। तो यहां पे आएगा वंस, और यहां पे रिलीजन वर्ड अंडरस्टूड है, वो रिलीजन वर्ड दोबारा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, रिलीजन इसके बाद अंडरस्टूड है। वंस ओन रिलीजन, हर किसी को रिलीजियस बिलीव्स की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी को रिलीजियस बिलीव्स की इज्जत करनी चाहिए दूसरों के, कितनी, जितनी वो अपने रिलीजियस बिलीव्स की करता है। तो यहां पे रिलीजन नहीं, रिलीजियस बिलीव, सॉरी, रिलीजियस बिलीव्स यहां पे अंडरस्टूड है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ आई बात समझ में कि ना आई। यहां पे ये रिलीजियस बिलीव्स शब्द अंडरस्टूड है, इसको दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ऑन एम्फेटिक एडजेक्टिव लगाते हो तो उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, हिज ऑन कार, हिज ऑन मदर, ये तो सुन रखे होंगे आपने। वन अपोस्ट्रोफी एस आएगा पजेसिव वाला। नकलियों का सम्राट हो, ये वंस कौन कह रहा है, वो वंस बच्चे प्लूरल के लिए आता है, वो नाउन प्लूरल को रिप्लेस करने के लिए आता है, यहां पजेसिव वाला वर्जन चाहिए। इसके बाद रिलीजियस बिलीव्स अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑफलाइन कोचिंग भाई जयपुर में लिया करता था पहले, अभी ऑफलाइन कोचिंग 2 साल से तो खुली नहीं है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा बच्चे, मुझसे नहीं, चाहे भले ही किसी और से पढ़ लो, लेकिन ऑफलाइन के इंतजार में मत रहो।
सरकार सब कुछ खोल देगी लेकिन ऑफलाइन कोचिंगें नहीं खोलेगी, और 1 महीने के लिए खोल भी दी तो फिर अगली लहर आ जाएगी, फिर उससे अगली लहर आ जाएगी। ऐसी एक जगह फीस दे दी, 15-16 हजार रुपए ऑफलाइन की कोचिंग की फीस होती है, 16-17 हजार रुपए एक बार दे दिए, घर वाले दोबारा कोचिंग के लिए फीस भी नहीं देंगे, फिर अपना इंतजार करते रहना बैठ के, तब तक ओवर एज हो जाओगे। बच्चे बेवकूफ ऐसे ऐसे हैं, 2-2 साल अपने खराब कर लिए। कोविड शुरू हुआ था जब एडमिशन लिया था किसी ऑफलाइन कोचिंग में, कोचिंग खुलेगी कोचिंग खुलेगी कोचिंग खुलेगी सोच रहे हैं बैठ के, 2 साल में लोग तैयारी करके नौकरी भी लग गए। तो भले ही मुझसे मत पढ़ना, किसी से भी पढ़ लेना, लेकिन चुपचाप ऑनलाइन पढ़ लो, सब समझ में आता है। वो मिथ अपने दिमाग से भ्रम निकालो कि ऑफलाइन में समझ में आएगा, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ सकता। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टीज। हमें यह मानना पड़ेगा कि व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो अब अगर इसके अंदर मैं बात करूं, हमें मानना पड़ेगा किस चीज के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो इसके अंदर ये जेरेंड है, नाउन है, ये है सब्जेक्ट। और किस चीज को ड्राइव करना, व्हीकल्स को, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड। तो वर्ब जेरेंड के हिसाब से आएगी, इस ड्राइविंग के हिसाब से आएगी। और जब जेरेंड या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है, यहां पे रिक्वायर नहीं, रिक्वायर्स आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। जेरेंड और इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट बनते हैं तो वर्ब सिंगुलर लेते हैं, तो यहां पे रिक्वायर प्लूरल वर्ब होती है, हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, रिक्वायर्स लिखना पड़ेगा आपको। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। माई लाइफ ड्रीम। बच्चे क्लोज टेस्ट के बारे में कमेंट करने से क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, अपना रीडिंग और वोकैब पे फोकस करो। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, वोकैब पे कमांड बनाओगे, तभी क्लोज टेस्ट होने लगेगा। ठीक है, उसके लिए बार बार कोई उसकी शॉर्ट ट्रिक, कोई मसाला दवाई, कोई जड़ी बूटी कैप्सूल नहीं है। अपना रीडिंग पे और वोकैब पे फोकस करो, तभी वो होगा, वरना नहीं होगा, कभी सारी जिंदगी नहीं होगा। चाहे 50 टीचर से 50 बार 50 साल तक कोचिंग लेते रहो, कुछ नहीं होना क्लोज टेस्ट में, पैसेज में, PQRS में आपका। जब तक रीडिंग जबरदस्त नहीं होगी, जब तक वोकैब धाकड़ नहीं होगी, तब तक क्लोज टेस्ट में 10 में से 8-9 नंबर कभी आएंगे ही नहीं। हाँ जी, येट तो अपोजिट रिजल्ट दिखाता है। येट से, बट से, इनसे कभी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है क्या? ये तो वैसे ही गलत है। अब येट हटेगा, आएगा क्या यहां पे, ये बताओ। येट हटेगा, यहां पे आएगा क्या, ये बताओ। येट हटेगा, आएगा क्या यहां पे? हालांकि उसने कड़ी मेहनत करी थी, हालांकि उसने कड़ी मेहनत करी थी, वो एग्जाम पास नहीं कर पाया था। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे हालांकि मीनिंग देने वाला चाहिए, यानी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने वाला वर्ड चाहिए, और वो भी रीजन वाला। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑल्दो। नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑल्दो भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, ऑल्दो दो दोनों ही सही है यहां पे। इसमें बताओ जरा। प्रभात रंजन कह रहे हैं CBSE वालों की रीडिंग अच्छी होती है, मैं स्टेट बोर्ड से हूं। बात बच्चे आपकी एकदम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं उनकी रीडिंग स्पीड, उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन अब आपको सोचना है कि इसका क्या इलाज है। क्या इसका इलाज सारी दिन ये कहते रहना है कि अरे यार उनको तो पहले से इंग्लिश आती है, अरे यार उनको तो ये आता है? क्या इसका इलाज ये है? या इसका इलाज ये है कि अपना रीडिंग शुरू करें, पहले बेसिक से शुरुआत करें, बिल्कुल छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आ जाएंगे, धीरे धीरे जब वोकैब डेवलप हो जाएगी, हम द हिंदू का एडिटोरियल भी समझ में आने लग जाएगा हमें।
अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, आप भी उस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। अगर ऐसी बात होती कि स्टेट बोर्ड वाले कभी एसएससी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल ही ना पाते तो आज तक आपको पता लग गया होता, है ना। फिर ये इतने साल से पेपर हो रहे हैं, इतने सालों से लोग तैयारियां कर रहे हैं, इतने सालों से लोग नौकरियां लग रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी लगते हैं ना, पता है ना तुम्हें। बस सिंपल बात है कि उनकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। चलो जी, इसमें बताओ जरा। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्टी टू मेक एंड्स मीट। आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये जो रोज के खर्चे हैं ये सब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है अपने एंड्स को मीट करना, यानी गुजर बसर कर पाना, यानी खाने पीने तक का जुगाड़ कर पाना। तो फाइंड इट के बाद उन्हें क्या लगता है, डिफिकल्टी लगता है कि उन्हें डिफिकल्ट लगता है। लोगों को कैसा महसूस होता है, आई फाइंड इट इजी कि आई फाइंड इट इजीली, कि आई फाइंड इट ईज। ना यहाँ पे नाउन आएगा, ना यहाँ पे अपना एडवर्ब आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। मुझे ये चीज ऐसी लगी, तो ये बेसिकली किसी चीज के बारे में बता रहे हो आप। मुझे ये चीज ऐसी लगी, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट इजी, आई फाइंड इट चीप, आई फाइंड इट कॉस्टली, तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई फाइंड इट डिफिकल्ट, पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। बहुत आसान है ये तो, 10th चैप्टर में पढ़ा होगा, सिंस वर्सेस फोर। आगे अगर ड्यूरेशन दे रखी हो तो फोर आता है, पॉइंट दे रखा हो तो सिंस आता है। बड़ा आसान था ये तो। विपुल जो है वो बुखार से सफर कर रहा है, उसको बुखार है 7 दिनों से। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। इसको कहते हैं तुक्के, तुक्कों के सम्राट। बींग देखते ही आव देखते हैं ना ताव देखते हैं, सेंटेंस तक नहीं पढ़ते इट चेप देते हैं बटे। हद है यार, थोड़ा मोटा सोच तो लो कि इट कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, कुछ तो देख लिया करो, सेंटेंस को कम से कम पढ़ ही लिया करो भाई। ये सेंटेंस है जी नो एरर, ये सेंटेंस है नो एरर। ये बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क, वो काम में फंसे होने के कारण पिताजी के पास टाइम ही नहीं था हमें देखने का, हमसे मिलने का। तो भैया ये बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क किसके लिए आया, फादर के लिए आया, और टाइम किसके पास नहीं था, फादर के पास नहीं था। दोनों बातें इसमें सेट बैठ रही है, नो एरर। इसीलिए मैं कहता हूं जो मुझसे पढ़े हैं वो जान गए ना अब। इसीलिए मैं रूल रट्टों से बचाता हूं तुम्हें, क्योंकि अगर तुम भी उसी ढंग से पढ़े होते ना, इट आए बीइंग आए तो इट लगा दिया करो, बीइंग आए तो इट लगा दिया करो, बीइंग आए तो इट लगा दिया करो, ही इज टॉलर देन मी नहीं आई का प्रयोग करें। अगर तुम भी वैसे पढ़े होते तो तुम भी यहां पे नो एरर बोलने की बजाय इट चेपते। इसमें बताइए जरा। हाँ जी,
विजिटर्स जो थे वो अम्यूज थे, वो बड़े प्रसन्न थे मंकीज के द्वारा, उन्हें अम्यूज कर दिया गया, उन्हें बड़ा खुश कर दिया गया, प्रसन्न कर दिया गया मंकीज के द्वारा जो खेल रहे थे केजेस में। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो, विजिटर्स टू द जू, वो जो विजिटर्स थे जू गए थे जो, वो अम्यूज थे मंकीज के द्वारा। अब यहां पे ये प्ले करने का काम कौन करे, मंकीज कर रहे हैं, यानी ये मंकीज के लिए आपने एडजेक्टिव लिखना, कौन से मंकीज जो केजेस में खेल रहे थे। तो यहाँ पे एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब आप एक लिख रहे हो एडजेक्टिव, तो ये क्या लिखना चाहिए आपको कि V1 कभी एडजेक्टिव की तरह से काम कर पाएगी। यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो तब तो आपका काम चल सकता है, प्लेइंग लिख दो जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम कर दे, तब आपका काम बन जाएगा। अरे कुछ बात आ रही है समझ में? चलो जी इस पे आ जाओ। सर मैं भी पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर से पढ़ा था, उन्होंने यही बताया था बीइंग आए तो उससे पहले ईट लगा दिया करो। एक्चुअली पता चक्कर क्या है, टीचर की भी गलती नहीं है यार, टीचर की भी गलती नहीं है। एक तो दो दिक्कतें हैं, एक तो बच्चा मेहनत करना नहीं चाहता। बच्चे को अगर तुम इतनी बातें बताने लगोगे, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज, अच्छा ये सेमी वर्ब है, ये अर्ध वर्ब है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, अगला क्लॉज भी इसी के लिए आ रहा है, इतना बच्चा पढ़ना थोड़ी चाहता है। वो सोचता है इतना दिमाग लगाएंगे इससे बढ़िया रट नहीं लेंगे, उसको ऐसा लगता है रटना शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन उसको ये नहीं पता पेपर में अगर सीता की जगह गीता हो गया तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरे से सही नहीं हो पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे ना पूछते नहीं है, कहने का मतलब टीचर ने कह दिया इसके बाद इसका प्रयोग होगा, तो बच्चा भी सोचता है शायद ऐसी पढ़ी जाती होगी, वो पूछेगा ही नहीं सर क्यों। लेकिन क्यों भी पूछ लेगा तो अगला आगे से कह देगा कि ये रूल होता है, ये तो रूल है। अब मैं किसी का देखो नाम नहीं लेना चाह रहा, कल परसों में वीडियो देख रहा था, एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया, यूट्यूब की फ्री क्लास ही थी, बच्चे ने पूछा सर ऐसा क्यों आता है। ये तो बच्चे रूल हुआ ना इंग्लिश का, अब रूल तो हम बदल नहीं सकते ना बच्चा, रूल तो हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो भाई बस ठीक है जो है जैसा है। एसएससी का कोई भी एरर सॉल्व करें मात्र 3 सेकंड में, व्यूज 15 लाख। मिसलिनियस प्रैक्टिस बैच क्लास नंबर 39 बाय अमन वशिष्ठ सर, व्यूज 1500। यही है भाई, भीड़ ज्यादा है, कंटेंट की कदर करने वाले कम है। सारे सीजीएल के पेपर डिस्कस कर दिए दुनिया जहान के, प्रैक्टिस बैच चैप्टर वाइज पढ़ा दिया, मिसलिनियस पढ़ा लिया, क्रीम कंटेंट है ये, क्रीम कंटेंट। लेकिन ना इसको कोई शेयर करेगा, ना इसको कोई देखना पसंद करेगा, उन्हें देखना कबाड़, उन्हें देखना थंबनेल। प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक। हाँ जी, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ रखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ रखा होगा। कोऑर्डिनेट ये अपने कोरिलेटिव कंजंक्शंस में ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब बातें तो पढ़ रखी हैं। प्रिया ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, प्रिया ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए ना सिर्फ हिंदी में बल्कि अरिथमेटिक में भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। आई टोल्ड द कोच दैट आई वोंट बी एबल टू कम फॉर प्रैक्टिस। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। एक मिनट में आया, तब तक तुम इसका आंसर सोचो। इजी था,
देखो कुछ ऐसी वर्ब होती है उनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, जैसे सेड के बाद आपको टू लगाना ही पड़ेगा, आई सेड रोहन नहीं लिख सकते, आई सेड टू रोहन लिखना पड़ता है। लेकिन टेल तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जो कोच है ये तो बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये दैट के जो आगे वाला क्लॉज है ये बन जाएगा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड किसको बताया मैंने, कोच को बताया। अच्छा, और क्या बताया मैंने कि मैं आ नहीं पाऊंगा आज, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, यहां से टू हट जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बच्चे एक एरर और हो गया, इसके अंदर एक एरर और हो गया कि आई वोंट भी नहीं आ पाएगा, आई वुडेंट भी आएगा। यहां पे वोंट भी नहीं, यहां पे वुडेंट भी लिखना पड़ेगा अपने को। आई टोल्ड द कोच दैट आई वुडेंट बी एबल टू, क्योंकि मेन क्लोज आपका पास्ट में है तो सब क्लोज भी आपका पास्ट के अंदर आएगा। राज आर्यन बच्चे ब्लॉक होना चाहते हो क्या, ब्लॉक होना चाह रहे हो क्या भाई? इस टाइप से बिना मतलब स्पैम मत किया करो, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा ही अर्ज हो तो YouTube पे बाद में लाइव क्लास के बाद कमेंट कर दिया करो, मैं उसमें अगर टाइम मिलेगा तो उसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। प्लीज इस टाइप की चीजों के लिए बार बार स्पैम मत किया करो। अभिनय सर आपकी तारीफ करते हैं, थैंक यू बोलना भाई उनको। कोशिश मेरी भी रहती है, अगर टीचर कोई रिकमेंड करके मेरे पास किसी को भेजे तो वो मतलब पॉजिटिव फीडबैक के साथ ही जाए। इसमें दो एरर हो गए बच्चे, इसको मैं ना अपडेट कर दूंगा, जब उसमें ना पीडीएफ अपलोड करूंगा तो उसमें इसको हटा लूंगा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा, ए बी सी डी कमेंट मत करो, आएगा क्या मुझे ये बताओ, किसकी जगह पे क्या आएगा। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फेल, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो थी वो गिर गई थी, मतलब कमी हो गई थी, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन पहले से कम हो गई थी। तो यहां पे दो मीनिंग दे सकते हो आप, या तो आप ऐसा लिख दो, या तो आप ऐसा लिख दो बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बरसात के कारण, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बहुत ज्यादा बरसातों के कारण जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, कम हो गई, या तो ऐसा लिख दो। या फिर आप ऐसा लिख दो कि अच्छी रेन के बावजूद, अच्छी रेन के बावजूद। अब यहां पे ऑल दो तो कंजंक्शन होता है, इसके बाद कोई क्लोज तो बन नहीं रहा, तो आप यहां पे लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ गुड रेन्स, मतलब जैसे कोई सूखा वगैरह नहीं पड़ा, अच्छा मानसून आया, अच्छी बरसातें हुई हैं इस बार, फिर भी प्रोडक्शन गिर गई। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, अगर बिकॉज ऑफ लिखोगे तो यहां पे गुड नहीं, फिर हैवी वर्ड का यूज करना। गुड पॉजिटिव चीज है ना यार, बिकॉज ऑफ गुड रेन्स नहीं, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स लिखना पड़ेगा, हैवी थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है। और इंस्पाइट ऑफ लिखोगे तो गुड रेन्स लिख सकते हो, दोनों तरीके से मीनिंग सही बैठ रहा है, आप कैसे भी इसको बना सकते हो, दोनों ही जस्टिफाई किए जा सकते हैं। भारी बरसातों के कारण प्रोडक्शन गिर गई और अच्छी बरसातों के बावजूद प्रोडक्शन गिर गई, तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हो। इसमें बताइए जरा, हाँ ये तो ऑब्वियस बात है बच्चे, इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट होता है, इंस्पाइट ऑफ लिख दो चाहे डिस्पाइट लिख दो, इतना तो पता ही होगा।
इसमें बताओ जरा क्या आएगा। तुमने अपने मास्टर के खिलाफ, तुमने अपने टीचर के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं कहा, उसके खिलाफ आप आज तक एक शब्द नहीं कहा, जो तुम्हारी ईमानदारी का प्रतीक है। तो यहां पे आपको पता है कि मास्टर ईमानदारी का प्रतीक है कि तुमने आज तक एक शब्द नहीं कहा, तुमने आज तक कभी एक शब्द नहीं कहा अपने मास्टर के खिलाफ। ये बात ईमानदारी का प्रतीक है। जब एक पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करने के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो केवल और केवल विच हो सकता है, ना हु, ना हुम, ना दैट, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विच। पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर करने का काम किया करता है जी विच। नेक्स्ट पाजी, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। ये तो इजी है बहुत। आई एम सर्टन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो करप्ट। एक्चुअली इसमें मैं एरर कुछ और बनवाना चाह रहा था, वो गलती से वो टाइपिंग में रह गया होगा। मैं एरर ये बनवाना चाह रहा था कि ऑल्सो में लिखता, मान लो यहां पर इसके बाद द आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट ऑल्सो। तो बच्चा क्या होता है, जनरली उसने पढ़ रखा होता नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्सो को जैसे ही दूर लिख देता बच्चा उस पर टिकाता एरर। लेकिन ऑल्सो को दूसरी चीज के बाद भी लिखा जा सकता है, जैसे नॉट ओनली के बाद एक चीज आएगी, बट ऑल्सो के बाद जो सेकंड चीज लिखोगे ना, उसमें ऐसा भी कर सकते हो, बट फिर वो सेकंड चीज और फिर ऑल्सो लिख दो। दोनों जगह पे ऑल्सो की पोजीशन ठीक है। ऑल्सो को आप यहां भी लिख सकते हो, ऑल्सो को आप यहां भी लिख सकते हो। दोनों में से किसी भी जगह पर, दोनों में से किसी भी जगह पर ऑल्सो को लगाया जा सकता है, यहां भी यहां भी। लेकिन बच्चे ने अक्सर ऐसा ही पढ़ रखा होता, नॉट ओनली बट ऑल्सो को साथ साथ पढ़ रखा होता है, इसलिए वो एरेटिक आता। मैं ऑल्सो को एक्चुअली लिखवाना चाह रहा था करप्ट के बाद, बच्चा इसमें सी पार्ट में एरेटिक आता। अरे कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, जबकि वो होता नो एरर। अगर मैं ऑल्सो को करप्ट के बाद भी लिख दूं तो वो नो एरर हो जाता। इसमें बताओ जरा। अब ये वाली चीज आपने पढ़ी होगी इन्वर्जन चैप्टर में, सेल्डम, रेयरली, बेयरली। ये जो वर्ड एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के सब्जेक्ट से पहले आएगी। सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। आज तक हमें कभी ट्रीट नहीं किया गया इतने रूड मैनर में। आज तक ट्रीट नहीं किया गया हमें कभी इतने रूड मैनर में। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। प्रहलाद कह रहा है मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता है कोई बच्चा आपके YouTube की कंप्लीट क्लास देख ले तो उसका काम हो जाएगा। कंप्लीट क्लास देखते कहाँ हैं यार, यही तो दिक्कत है। इस चैनल पे इतना कंटेंट पड़ा है, इतना कंटेंट पड़ा है, बिल्कुल पहली क्लास से बच्चा देख ले, नोट्स डाउनलोड कर ले, साथ साथ अपना पढ़ना शुरू कर दे, तो इतना कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल है कि बच्चा आराम से कर सकता है। लेकिन इतना टाइम किसके पास है, ना इतनी को मेहनत करना चाहता है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। मैं कोशिश करूंगा टाइम पे आने की, लेकिन परेशान मत होना। लेकिन परेशान मत होना जब मैं लेट हो जाऊं, कि अगर मैं लेट हो जाऊं। एक साइड तो तुम कह रहे हो, एक साइड तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम पे आने की। परेशान मत होना अगर मैं लेट हो जाऊं, कि जब मैं लेट हो जाऊं, मतलब तुम्हें पता है लेट हो जाओगे। व्हेन आई एम लेट का तो मतलब जब मैं लेट हो जाऊं, तो तुम्हें पता है लेट हो जाओगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं ट्राई करूंगा टाइम पे आने की। तो समझना यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन ही यहाँ पे आएगा इफ कंजंक्शन। मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा टाइम पे आने की, लेकिन परेशान मत होना अगर मैं लेट हो जाऊं। तो यहाँ पे व्हेन नहीं कंजंक्शन आएगी इफ। इसमें बताओ जरा। योर मोटिवेशनल स्पीच हैज हैड ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट्स।
तुम्हारी जो मोटिवेशनल स्पीच थी उसने ट्रेमेंडस इफेक्ट डाला मेरे स्टूडेंट्स पर। तुम्हारी मोटिवेशनल स्पीच जो है उसने ट्रेमेंडस इफेक्ट छोड़ा है मेरे स्टूडेंट्स पर। अब यहां पे द ट्रेमेंडस इफेक्ट आएगा कि अ ट्रेमेंडस इफेक्ट आएगा? ये कोई स्पेसिफिक इफेक्ट है क्या? कुछ इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या यहां पे? तुम्हारी मोटिवेशनल स्पीच ने एक ट्रेमेंडस इफेक्ट छोड़ा है, द नहीं, यहां पे ए आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल चैप्टर के एरर दिखने में सबसे आसान लगते हैं लेकिन पहचानने में सबसे मुश्किल। अब जैसे ही मैंने बोला है तो अरे यार, आप में से 90% बच्चा ऐसा है जो अट्रिमेंडस ही पढ़ गया इसको, उसने देखा ही नहीं कि दा लिखा हुआ है। कमेंट करके बताओ जरा कितने लोग ऐसे थे जो इसको अ ही पढ़ गए, ध्यान ही नहीं जा रहा कि द लिखा हुआ है कि अ लिखा हुआ है। चलो जी आ जाओ, ट्रायम्फ का सिनोनिम बताओ। ट्रायम्फ का सिनोनिम बताओ। ट्रायम्फ माने जीत, विक्ट्री, ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। एमिनेंट का एंटोनिम बताइए। एमिनेंट का एंटोनिम बताइए। एमिनेंट का एंटोनिम बताइए। अगर कोई पर्सन या कोई चीज एमिनेंट होती है तो इसका मतलब वो बड़ी प्रख्यात होती है, बड़ी फेमस होती है, उसके बारे में सब लोग जानते होते हैं। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली विजिबल, क्लियरली अपरेंटली, जिसको समझा जा सके, और इनकॉन्स्पिकुअस जिसका पता ही ना चले। जो विजिबल ना हो, जो अपरेंट ना हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर क्या मतलब होता है इस इडियम का? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को इग्नोर करना, किसी को भाव ना देना। इसमें बताइए जरा, इससे घिसा पिटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी की हिस्ट्री का कोई नहीं। अगर ये गिनती करने लगेंगे सबसे ज्यादा बार एसएससी की हिस्ट्री में कौन सा वन वर्ड रिपीट हुआ है, तो वो यही हुआ है। टूम स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है, टूम स्टोन पे किसी की जो मरने के बाद जो उसके साइड पे, उसकी कब्र के साइड पे जो पत्थर पे जो चीज लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटाफ। इसको कंफ्यूज मत कर जाना, एक एपिटोम वर्ड से बड़े बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको। एपिटोम होता है अपनी श्रेणी का बेस्ट एग्जाम्पल, अपनी फील्ड में बेस्ट एग्जाम्पल। अगर मान लो कि अच्छा गाड़ी की कंपनियां हैं तो अच्छा ये कंपनी गाड़ियों की फील्ड में एपिटोम है, अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? कंटेम्पररी की स्पेलिंग गलत है। अगर दो लोग कंटेम्पररी होते हैं तो वो समकालीन होते हैं, सेम टाइम पे जी रहे होते हैं वो। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ। और भाई अगर ये प्रैक्टिस बैच वगैरह से कोई फायदा होता हो, कंटेंट में दम लगता हो, तो इन वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि कोई 5 लाख व्यूज ले आओ तुम, लेकिन कम से कम मेरा दिल थोड़ा सा मानने की जिस लेवल का मैं कंटेंट देता हूं उतने व्यूज तो आए। कोई एटलीस्ट 3-4-5 हजार व्यूज तो एटलीस्ट लेके आओ। तो जितने हो सके भाई इनको शेयर कर दिया करो प्लीज, अगर कंटेंट में दम लगता है तो। जो नए बैच के बारे में पूछ रहे थे, 22 जुलाई को चालू हुआ था भाई, उसमें 6 क्लासेस गई हैं, 4 बेसिक की, 1 स्ट्रेटजी की, सॉरी इसका मतलब 7 क्लासेस जा चुकी हैं और 2 थ्योरी की, ठीक है? जो भी लोग इंटरेस्टेड हो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा पिछली क्लास अगर आप ये 7 क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो भी मेरा बैच ज्वाइन करे ये देख के ज्वाइन करना, और इस कोड को आप डिस्काउंट के लिए किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, नीट, सब जगह डिस्काउंट दिलाएगा, लेकिन पढ़ाता मैं एसएससी फील्ड वालों को ही। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर, सेम यही टाइम सेम यही जगह, शाम को 5 बजे मुलाकात होगी आपकी। क्लियर है? इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं भाई मैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का, फेसबुक ग्रुप का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रोज उन पे पोस्ट होता है कि आज की क्लास का लिंक क्या है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको रोज क्लास का लिंक मिल जाए, आराम से आप देख पाओ।